हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर का हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम व्यू से। तो चलिए वीडियो को बिना लेट के हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रवाद का डिफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न कहता है वो राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनी होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता जो है वो सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती बनती है उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय राज्य। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राज्य। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय राज्य। ठीक है, राष्ट्रीय राज्य। ठीक है, राष्ट्रीय राज्य जो है कहलाता है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिनमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो कौन था? वो था फेडरिक सोर्यू। कौन था? फेडरिक सोर्यू। ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, फेडरिक सोर्यू जो है चार चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। और पूछा जाए फेडरिक सोर्यू कौन था, तो फेडरिक सोर्यू जो है ये फ्रांसीसी कलाकार था। ठीक है, 1848 ईस्वी में इन्होंने चार चित्रों की श्रृंखला बनाई जिसके माध्यम से उन्होंने गणतंत्र राज और जनतंत्र जैसे सामाजिक जो है ग्रंथों की रचना की। ठीक है, और इसका जो है सपना उन्होंने जो है रखा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दे रखा है अनसट रेनन कौन था। कौन? अनसट रेनन ये कौन था? तो ये जो था ये आपका फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग अगला पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारा सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। किसने? मेटरनिक ने क्या बताया? हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। किसको? मैथ्सनी को। ठीक है, ज्योतिष मैथ्सनी को मेटरनिक ने हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। ठीक है, ज्योतिष मिस्नी। इसके बारे में पूछा जाए कि ज्योतिष मिस्नी का जन्म कब हुआ था, तो ज्योतिष मिस्नी का जन्म हुआ था 1807 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था वो जनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जनेवा में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला हम लोग इसी प्रकार के प्रश्न को देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया, नेपोलियन को हराया? किन किन देशों में मिलकर? तो कौन कौन? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों जो है देशों ने मिलकर किसको हराया? नेपोलियन को हराया। ठीक है, नेपोलियन कहाँ का सम्राट था? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, और नेपोलियन ने एक जो है संहिता चालू किया था जिसका नाम नेपोलियन संहिता के नाम से या क्या बोलते हैं 1804 की संहिता कहा जाता है। ठीक है, 1804 की संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो नेपोलियन संहिता था ये 1804 ईस्वी में इसको लागू किया था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न कहता है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो हुआ वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका 9वां प्रश्न है, कहता है 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में विभक्त था। तो इटली जो था 19वीं सदी में यह आपका 7 राज्यों में विभक्त था। कितना में? 7 राज्यों में विभक्त था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 7 राज्यों में इटली जो है 19वीं सदी के टाइम जो है विभक्त था। ठीक है, जर्मनी वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? जर्मनी वीरता का प्रतीक जो है वो किसे माना जाता है? तो पतूल को। ठीक है, भाई सॉरी बलूत को। बलूत मतलब क्या होता है? वो जो पहनता है वो लोग वही। ठीक है, उसको वीरता का प्रतीक माना जाता है। कहाँ का? जर्मनी का। चलिए अगला आपका कहता है यहाँ पर प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कस्तूनतुनिया की संधि कब हुई थी। कस्तूनतुनिया की संधि जो हुआ था वो आपका 1832 को हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 1832 को कस्तूनतुनिया की संधि हुआ था। ठीक है, अगला आपका 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसकी छवि किसको, ठीक है, सिक्कों और डाक टिकट का अंकित की गई। ठीक है, किसकी छवि सिक्कों
और डाक टिकट पर अंकित की गई। तो किसकी छवि छवि को? वो मारियोन की छवि को। मारियोन कौन था? तो मारियोन जो था ये आपका फ्रांस का प्रतीक था, रूपक था। क्या था? रूपक था। ठीक है, मारियोन। इसी प्रकार जर्मनी का रूपक क्या था वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। जर्मनी का रूपक जो है वो क्या है? ये फ्रांस का रूपक है मारियोन। ठीक है, जर्मनी का रूपक क्या है तो ये आप लोग बताएंगे। अगला आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है इंग्लैंड और खालिस्तान के बीच एक्ट ऑफ यूनियन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। ठीक है, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, ठीक है, याद रखेंगे, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी आपका इसका राइट हो जाएगा, खालिस्तान में। चलिए अगला आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो जो जर्मनी का एकीकरण, यहाँ पर देखिए दो प्रश्न बन रहा है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो आपका बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, और जर्मनी का एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाला बिस्मार्क कहाँ के चांसलर था? तो ये चांसलर कहाँ का था? तो ये पर्सा का चांसलर था। और कहाँ का एकीकरण किया था? तो जर्मनी का एकीकरण किया था। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बिस्मार्क ने और एक जो है रक्त और लोक की नीति अपनाई थी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि रक्त और लोक की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। चलिए अगला आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसमें जुड़ी हुई में होती है? किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है? तो समान संस्कृति के, समान इतिहास के, भाषा और लोक परंपरा के। ठीक है, इनमें से सभी उपयुक्त सभी जो है वो राष्ट्रवाद में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि क्या पूछ रहा है राष्ट्रवाद का डिफिनेशन। ठीक है, तो राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसमें जुड़ी हुई महसूस करती है? तो किसमें? तो राष्ट्रवाद में जो है ये समान संस्कृति, ठीक है, जहाँ पर समान संस्कृति हो, समान इतिहास हो, भाषा लोक परंपराएं समान होती है, तो वहाँ पर राष्ट्रवाद की भौगोलिक राष्ट्रवाद की जो है जुड़ी हुई महसूस करती है कि हम राष्ट्रवाद से जो जुड़े हैं। राष्ट्रवाद यानी कि उसमें जो है जिस देश का हम पर राष्ट्रवाद कर रहे हैं, माने उस पर हम वाहवाही कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है हम इस पर जुड़े हुए महसूस करते हैं राष्ट्रवाद पर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला आपका 16 नंबर का प्रश्न है, कहता है बुर्बो राजवंश का शासक किस देश में था? बुर्बो राजवंश का शासक आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि बुर्बो राजवंश का शासक जो था वो आपका फ्रांस में था। कहाँ पर था? फ्रांस में था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासक था। और जो कौन था वो था आपका लुई 16। कौन था? लुई 16। ठीक है, बुर्बो राजवंश का शासक था। 1789 ईस्वी को जो है वो यहाँ पर क्रांति हुआ था। ठीक है, फ्रांस में, तब उस टाइम जो है बुर्बो राजवंश का शासक था लुई 16। याद रखेंगे। चलिए अगला आपका प्रश्न है, कहता है 17 नंबर का प्रश्न, वह राष्ट्र विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं। वो विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं नारीवाद। क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, नारीवाद कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नारीवाद कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका 18 नंबर का प्रश्न कहता है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? मार्सिले जो है ये किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो ये फ्रांस का राष्ट्रीय भक्ति गीत है। इसी पर आपका पूछा जाएगा कि लिब्रे क्या है? तो लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा है। और जो फ्रांस की राष्ट्रीय भक्ति गीत है वो क्या है? मार्सिले है। याद रखेंगे। चलिए अगला आपका जो है 19वां नंबर का प्रश्न है, कहता है रक्त और लोक की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये किसने किया था? अभी आप लोगों को बताया कि रक्त और लोक की नीति जो है वो किसने किया था? वो आपका क्या था? बिस्मार्क ने किया था। अभी आप लोगों को कुछ देर पहले हम बताएं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि बिस्मार्क ने रक्त और लोक की नीति को अपनाया था। ठीक है, चलिए अगला आपका 20वां नंबर का प्रश्न कहता है फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दे रखा है, कहता है
यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली और यंग यूरोप का जो स्थापना किया था ये मैथ्यू ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि जो था वो आपका 1815 को हुआ था। कब हुआ था? 1815 को वियना की संधि हुआ था। ठीक है, वियना की संधि का जो मेजबानी किया था वो किसने किया था? तो वो मेटरनिक ने किया था, ड्यूक मेटरनिक ने किया था। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर, कहता है 23 नंबर का कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मेटरनिक का है, ड्यूक मेटरनिक का है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप के सभी को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि जब फ्रांस में कोई भी घटना होता है तो उसका प्रभाव जो है यूरोप के सभी देशों में पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा था मेटरनिक ने। चलिए अगला आपका यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न कहता है कि काबुल को राजा विक्टर एमेन्युअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया? जो काबुल था इसको राजा विक्टर एमेन्युअल द्वितीय ने किस पद पर जो है नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किसको? काबुल को। चलिए अगला आपका प्रश्न है 1871 के बाद यूरोप 1871 के बाद 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव एक गंभीर स्रोत था। ठीक है, एक गंभीर स्रोत था। किस तो किसका था? बाल्कन क्षेत्र में, बाल्कन क्षेत्र का था। ठीक है, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का गंभीर स्रोत था। कहाँ? बाल्कन क्षेत्र में गंभीर जो है स्रोत था। हाँ, स्रोत था। ठीक है, चलिए अगला आपका यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न कहता है कि कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देशों को बताया? कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देशों को कहा? तो यो यूनान को कहा। किसको कहा? यूनान को कहा। कि किसने? कवियों और कलाकारों ने क्या कहा? कि यूरोप का सभ्यता जो संस्कृति है, ठीक है, और पालना जो है, ठीक है, वो किस देश से बनाया? तो वो जो है यूनान से बनाया, बताया। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला आपका यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण जो है ये कब पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी को। यहीं पर आपका और एक प्रश्न पूछा जाता है कि इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण हुआ था आपका 1861 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था? 1861 ईस्वी को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला आपका यहाँ पर जो है यहीं तक आपका लास्ट है। ठीक है, यहीं तक आपका जो है 27 नंबर तक है। 3 क्वेश्चन आपका छूट चुका है, लेकिन आप लोग ये 27 क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छा से याद कर लेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका जो है इस चैप्टर से ना छूटे। ठीक है, और भी इसी तरह के वीडियो जो है पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हर चैप्टर जितना भी चैप्टर है, 5 या 6 चैप्टर जो है हिस्ट्री में, ये सभी चैप्टरों को क्लियर करेंगे। साथ ही ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी का जो है क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।